सो हेलो एवरीवन। तो लास्ट कुछ वीडियोस में जो लास्ट वीडियो था मेरा, उसमें हमने कंजर्वेटिव, रेडिकल और लिबरल्स वगैरह को कवर कर लिया था। तो हमने जो चैप्टर था सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, उसे स्टार्ट किया था। और मैंने पहले ही बोला कि इस चैप्टर को हम लोग दो अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग होगा हमारा सोशलिज्म इन यूरोप वाला पार्ट, तो आज हम उस पार्ट को कंक्लूड कर देंगे और उसके बाद हम लोग रशियन रेवोल्यूशन वाले पार्ट को शुरू करेंगे। सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ना इसीलिए ज़रूरी था बिफोर स्टार्टिंग रशियन रेवोल्यूशन, ताकि हम उसके रेफरेंस से समझ सके बातों को। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एक बार मैं उस चीज़ को कवर कर लेता हूँ। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने सबसे पहले तो हमने चैप्टर को दो भाग में बांटा था। पहला भाग क्या था, सोशलिज्म इन यूरोप वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट हमारा था रशियन रेवोल्यूशन वाला पार्ट। ठीक, हमने दो पार्ट में चैप्टर को डिवाइड किया था उसको समझने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि इस सोशलिज्म में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने पहले ही बताया कि हमें सोशलिज्म आइडिया को समझना है, हमें कंजर्वेटिव, रेडिकल हमें समझना है कि उस समय चेंज के डिमांड करने वाले कितने टाइप के लोग पीपल थे। इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करना है। सोशलिज्म क्या होता है, मेनली हमें इस चीज़ को समझना है। तो ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन तो अब अगले वीडियो जो भी आएगा वो रशियन रेवोल्यूशन का ही होगा। तो हमने सोशलिज्म दो चैप्टर को दो भाग में बांटा और सोशलिज्म यूरोप स्टार्ट किया था। इस टॉपिक में हमने लास्ट वीडियो में सबसे पहले जो था हमने चेंज समझा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद चेंज की बात होने लगी। ये हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ, FR फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसके बाद हाँ, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड वीडियो वो हुआ क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई हैव शूटेड ऑल द वीडियोज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, बट ड्यू टू सम अपलोडिंग इशूज जो वीडियो है वो फंस गया है और आई हैव डिलीटेड द वीडियो फ्रॉम माई गैलरी। दैट्स वाई अब जो कम्प्लीटली मैं डिपेंड करता है वो वीडियो जो वो अटक गया है एक्चुअली। सो जैसे जैसे वो वीडियो अपलोड होगा, एक्चुअली ये वीडियो जब तक अपलोड होगा माइट पॉसिबल कि वो वीडियो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 1 है वो अपलोड हो चुका होगा। खैर, अनदर टॉपिक। तो हमने सोशलिज्म इन यूरोप को देखा और उसमें हमने देखा कि चेंज फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन चेंज का डिमांड होने लगा और उस चेंज में तीन टाइप के अलग अलग थिंकर्स के बारे में हमने देखा था। पहला देखा था लिबरल के बारे में, दूसरा देखा था रेडिकल्स के बारे में और तीसरा देखा था कंजर्वेटिव्स के बारे में। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव इन द प्रीवियस वीडियो। और हमने देखा लिबरल कौन है, तो रिलीजियस टॉलरेंसी की बात करने वाले, इंडिविजुअल राइट की बात करने वाले, डायनेस्टिक रूलर्स के खिलाफ थे लिबरल्स। लिबरल सेमी डेमोक्रेटिक थे बट वुमेन सफ्रेजेट मूवमेंट की बात नहीं करते थे। फिर इसी तरह हमने रेडिकल को भी देखा, हमने कंजर्वेटिव को देखा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और अगर फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है तो अब नोट बनाइए और उस नोट को रिवाइज करिए और तब हम लोग इस रशियन रेवोल्यूशन वाले पार्ट में जा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट वीडियो जो हमारा पार्ट 1 था उसका एक रिवीजन ले रहे हैं हम लोग। तो पार्ट 1 के लास्ट में हमने एक और चीज डिस्कस किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी रसिया में नई नई इंडस्ट्री खुलनी शुरू हो गई थी। कब? तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जब 18th सेंचुरी खत्म पे आ गया, हमारा 18th सेंचुरी लास्ट पे, तो नए नए इंडस्ट्री रसिया में 1890s की बात कर लेते हैं, 19th सेंचुरी जब खत्म होने वाली थी तो नए नए इंडस्ट्री आए थे। 1890s की बात है रसिया में। और इंडस्ट्रीज के आने से रसिया में कई सारे प्रॉब्लम्स आए। जैसे कुछ प्रॉब्लम मैं बोलूँ तो लो वेजेस कम हुआ करते थे, जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट थी, जो सीजनल इंडस्ट्री थी, उनका जब सीजन चले जाता था तो वो सभी वर्कर को अनएम्प्लॉयड कर देते थे, निकाल दिया करते थे, वो एक कारण है। उसके बाद जो वर्कर है उनका बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर हुआ करता था, 12-12 घंटा, 15-15 घंटा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये सारी समस्या थी, प्रॉब्लम थी। और इस प्रॉब्लम के को देखते हुए एक्टिव हुए थे कौन? लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। दे स्टार्टेड रिवॉल्टिंग अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स के ये लोग खिलाफ थे। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग आइडिया ऑफ सोशलिज्म स्टार्ट करने वाले। तो ये तो पार्ट 1 की बात हो गई, बट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 2 विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट सेक्टर ऑफ दिस चैप्टर।
फिर से सुन लो, हमारा चैप्टर का जो पहला सेगमेंट है, तो चैप्टर को 2 सेगमेंट में बांटा था ना, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो ये जो पहला सेगमेंट है सोशलिज्म इन यूरोप, इसका लास्ट पार्ट आज होने वाला है, इसके बाद हम इसे खत्म कर देंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू डू रीड दिस बुक एनसीईआरटी ऑब्वियसली, और फिर एनसीईआरटी में जो हम लोगों ने एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया हुआ है, जो मैं पढ़ाया हूँ सेम लाइन एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, उसको समझिए। कंजर्वेटिव वाला पार्ट क्लियर है, रेडिकल्स कंजर्वेटिव लिबरल वाला पार्ट। अब देखो सोशलिज्म क्या है, आइडिया ऑफ सोशलिज्म। सबसे पहले सोशलिज्म मतलब क्या है, इसको पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो सोशलिज्म का एक बेटर एग्जांपल हम देते हैं। सपोज दैट एक विलेज है, सपोज दैट एक गांव है। अब इसको इस तरह से हम समझेंगे, एक गांव है, गांव का नाम है चलो XYZ पुर। सो सपोज दैट ये गांव का नाम है XYZ ढोलकपुर, सपोज दैट ये गांव का नाम है। अब इस गांव में एक इंसान है जो कि इस गांव का मुखिया है, और इस गांव में छोटे छोटे कई सारे और लोग रहते हैं। मान लो इस गांव में और 5 फैमिलीज रहती है। एक क्या है, इस गांव का मुखिया है, ये इंसान जो है इस गांव का मुखिया है, और इस गांव में छोटे छोटे कई और फैमिलीज रहते हैं जो कि सबके सब किसान हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस एग्जांपल से हम क्या समझ रहे हैं सोशलिज्म। तो एक गांव में क्या है, मान लो एक व्यक्ति है जो इस सब का लीडर है, इन सब का लीडर है ये, और ये छोटे छोटे लोग हैं और गांव में, ठीक है। अब देखो 2 केस बन सकता है, 2 केस इस गांव में बन सकता है। पहला तो सोशलिज्म वाला केस, और दूसरा किसी के अपोजिट कैपिटलिज्म वाला केस। देखो 2 केस हो सकता है गांव में। पहला तो ये हो सकता है कि इस गांव में मान लो 15 यूनिट्स जमीन है। जमीन यूनिट मतलब बीघा, जैसे बीघा एक यूनिट होता है लैंड का, या हेक्टर में भी आप बांट सकते हो, छोड़ो। तो 15 यूनिट जमीन है मान लो इस गांव में। अब क्या है, इस 15 यूनिट में से 4 यूनिट जमीन इसके पास है, यानी इस गांव में मान लो 5 जमीन है, 5 में से 4 जमीन इसके पास है, और ये 1 जमीन मुश्किल से इसके पास, इन लोगों के पास है थोड़ा बहुत। तो ये क्या कराता है, इन लोगों से काम कराता है अपने जमीन पे, ठीक है। ये इन लोगों से खेती करेगा। अब 4 यूनिट जमीन में अकेले तो ये खेती करेगा नहीं, तो ये इन लोगों से करवाएगा, और फिर इन लोगों जो प्रॉफिट आएगा उसमें से बहुत कम हिस्सा इन लोगों को देगा, और बाकी खुद इंजॉय करेगा, ठीक है। मान लो ये पहला केस, 4 यूनिट जमीन है, इन लोगों के पास बेचारे के पास 1 यूनिट है, कितना प्रोड्यूस करेंगे और कितना कंज्यूम करेंगे खुद, तो ये लोग इसके यहाँ काम करेंगे। ये हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा, और ये क्या है, काम कराएगा और बहुत काम कराएगा। इसको तो अपना प्रॉफिट चाहिए ना, ये बहुत काम कराएगा। ये पहला केस। लेकिन सोशलिज्म वाला आइडियोलॉजी ये बोलता है कि ये जो 5 यूनिट जमीन है ये सब के पास इक्वली हो, यानी इसके पास भी 1 हो, इसके पास भी 1 हो, इसके पास भी 1 हो, इसके पास भी, और इसके पास भी 1 ही हो। तो ये है सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब जितना भी प्रॉपर्टी है वो सब के पास पूरे सोसाइटी में इक्वली डिवाइडेड हो। जैसे कि हम देखो लेनिन के थे, क्या था, एक सोशलिस्ट लीडर थे। तो लेनिन का जब गवर्नमेंट आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, बोल्शेविक, तो उसने क्या किया कि जो बड़े घर थे उसको डिवाइड कर दिया लोगों के फैमिली के बेसिस पर। यही है सोशलिज्म। यहां मेरे पास पहले 5 यूनिट जमीन इस अकेले के पास थी, लेकिन जब सोशलिज्म वाले आइडियोलॉजी के अनुसार हम डिवाइड करेंगे तो सबके पास जमीनें आएगी। इसी को कहते हैं सोशलिज्म। दैट इज आई थिंक समझ में आना चाहिए। तो सोशलिज्म मतलब होता है कि किसी एक के पास सारा पैसा कंसंट्रेटेड नहीं होगा, सबके पास डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो ये सोशलिज्म टर्म आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो 19th सेंचुरी में जो सोशलिज्म का आइडियोलॉजी था वो बहुत पॉपुलर हुआ था, और जो आदमी सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं। तो 19th सेंचुरी में ये सोशलिज्म का आइडियोलॉजी पूरे रशिया में फैल गया, और बहुत सारे सोशलिस्ट जो सोशलिज्म को जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को जो मानते हैं उन्हें सोशलिस्ट कहा जाता है। अब ये सोशलिस्ट जो थे ये मानते थे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ मनी है, किसी एक के हाथ में जो कंसंट्रेशन ऑफ मनी है, यही रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम है। सारे प्रॉब्लम की जड़ यही है कि किसी एक के हाथ में कंसंट्रेशन ऑफ मनी है। कौन मानते थे ऐसा? सोशलिस्ट मानते थे। देखो दिक्कत भी यही था एक्चुअली। सोशलिस्ट का प्रॉब्लम यह था
कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसके अंदर वर्कर काम करते हैं, वर्कर्स आर वर्किंग अंडर द इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रॉफिट जो है वो वर्कर बना रहे हैं। अब इंडस्ट्री में वर्क तो खुद मालिक करेगा नहीं, प्रॉफिट बनाने वाला है वर्कर, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपने पर्सनल गेन के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट करता है, खुद का प्रॉफिट देखता है, वर्कर का वेलफेयर जो है ये नहीं देखता है, ये क्या देखता है, पर्सनल गेन। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या देख रहा है, पर्सनल गेन, अपना प्रॉफिट। देखना क्या चाहिए सोशलिस्ट के हिसाब से, वर्कर का वेलफेयर। तो यही था, इसीलिए सोशलिस्ट मानते थे कि इस देखो सोशलिस्ट एक ऐसा सोसाइटी चाहते थे जहां सारा प्रॉपर्टी सोशल हो, सबके पास हो, इक्वली डिवाइडेड हो, सब मिलके वर्क करे, प्रॉफिट आए, सब अपने अपने नीड के अनुसार, अपने अपने वर्क डन के अनुसार इक्वली डिवाइड कर ले। तो दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिस्ट। आई थिंक आइडिया ऑफ सोशलिज्म वाला पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हमने समझा सोशलिज्म आइडियोलॉजी किसे कहते हैं, फिर हमने समझा सोशलिस्ट किसे कहते हैं। हमने देखा कि 19th सेंचुरी में द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वाज गेटिंग पॉपुलर ऑल ओवर द यूरोप। उसके बाद हमने देखा कि ये जो सोशलिज्म थे, सोशलिस्ट थे, ये लोग कंसंट्रेशन ऑफ मनी इन वन हैंड को प्रॉब्लम मानते थे, जो कि हम लोग पहले पार्ट में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने देखा कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों अपने वेलफेयर के लिए काम, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने पर्सनल गेन के लिए काम करते थे ये, लेकिन वर्कर के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते थे। अब देखो इसी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बेसिस पर, इसी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, हमारे पास एक दो फिलोसफर कह लो या इनके आइडियाज के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, तो एक दो लोगों के नाम है, इन्हें हमको पढ़ना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा। पहला है रॉबर्ट ऑन, दूसरा है लुइस ब्लेक। रॉबर्ट ऑन और लुइस ब्लेक, ये रॉबर्ट ओवन जो थे और लुइस ब्लेक, ये दोनों किसकी बात करते हैं, कॉपरेटिव्स की बात करते हैं। और उसके बाद हमारा आ जाता है फ्रेडरिक एंगल, और उसके बाद फाइनली आता है कार्ल मार्क्स। मार्क्सिस्ट जो टर्म है ये यही कार्ल मार्क्स का मतलब जो फॉलोअर होते हैं उसी को कहते हैं। तो ये चार चीजें, और ये जो है ये कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं। कौन, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल। तो देखो हमने ये ऊपर वाला तो समझ लिया है, अब इतने दूर को अगर हम ध्यान देंगे, ठीक है, ऊपर वाला तो हमने क्लियर कर ही रखा है। तो आइडियोलॉजी के बेसिस पर देखो, इसी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बेसिस पर चार हमारे फिलोसफर आए। पहला था रॉबर्ट ऑन, द सेकेंड वन वाज लुइस ब्लेक, तीसरा हमारा फ्रेडरिक एंगल, और चौथा हमारा कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये चार जो हमारे थे ये फिलोसफर थे कह लो। और देखो इनमें से ये दोनों जो थे रॉबर्ट ऑन और लुइस ब्लेक, नेम अभी याद कर लेंगे, रॉबर्ट ऑन और लुइस ब्लेक ये कोऑपरेटिव्स की डिमांड कर रहे थे, और बाकी दो नाम है फ्रेडरिक एंगल और कार्ल मार्क्स। तो ये याद कर लेंगे हम लोग कि रॉबर्ट ऑन और लुइस ब्लेक, रॉबर्ट ऑन और लुइस ब्लेक क्या डिमांड कर रहे थे, कोऑपरेटिव। इनका आइडियोलॉजी किसके लिए था, कोऑपरेटिव, रॉबर्ट ऑन और लुइस ब्लेक। सीक्वेंस में भी याद करेंगे, पहले रॉबर्ट ऑन दूसरे लुइस ब्लेक। रीजन जब हम इसको डिस्कस करेंगे समझ आ जाएगा। रीजन ये है कि पहले रॉबर्ट ऑन ने बोला कोऑपरेटिव, और लुइस ब्लेक ने बोला कि गवर्नमेंट को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करना चाहिए, ताकि ये जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस है ये घट सके। जब तक गवर्नमेंट कोऑपरेटिव को प्रमोट नहीं करेगा ऐसा नहीं होगा। इसलिए रॉबर्ट ऑन और लुइस ब्लेक ने किसको प्रमोट किया, कोऑपरेटिव्स को। और फ्रेडरिक एंगल और कार्ल मार्क्स के भी थॉट्स को हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और चीज डिस्कस कर ही लेते हैं अभी ही। कोऑपरेटिव मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन्स बाय कोऑपरेटिव्स। ही एक्चुअली जान के आई एम पुटिंग दिस, आई यूजुअली गेट नर्वस व्हाइल राइटिंग स्पेलिंग्स ऑन बोर्ड, सो आई यूजेस दिस शॉर्टकट्स देयर। सो देखो कोऑपरेटिव्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो देखो कोऑपरेटिव जो होता है वो क्या होता है, कोऑपरेटिव होता है जैसे आज के एग्जांपल ले ले लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ क्या है, एक कोऑपरेटिव है। अमूल एक कोऑपरेटिव है, ये लोग मिल्क कोऑपरेटिव है। तो ये कोऑपरेटिव जो है ये लोग क्या करते हैं, कोऑपरेटिव बेसिकली ये करते हैं कि सब लोग मिलके, लिज्जत पापड़ में क्या होता है, कई सारे विडोज वोमेन, शुरू में तो विडोज के लिए हुआ था, तो कई सारे वोमेन्स मिलके अपने रूफ पे पापड़ बनाए। अब उस पापड़ को एक जगह लाया,
एक जगह लाके उसको सेल कर दिया मार्केट में, फिर प्रॉफिट वापस आया, प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। एक जगह प्रोडक्ट लाया, सेल किया, प्रॉफिट आया, वापस दिया। दिस इज कॉल्ड आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। एकदम डेफिनेशन रहने दे तो भी एकदम समझ आता है कि एक जगह प्रोडक्ट लाया, सेल किया, उधर से प्रॉफिट आया, वापस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये कोऑपरेटिव इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन विच वर्क टुगेदर एंड दे डिवाइडेड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन या अकॉर्डिंग टू द नीड। यही हुआ। एक गांव है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, सब ने अपने जमीन को एक साथ जोड़ रखा, डिवाइड किया ही नहीं है, सबको किसी को कम किसी को ज्यादा, सब ने एक साथ जोड़ लिया। सब मिलके खेती कर रहे हैं, सब मिलके ग्रेन उगा रहे हैं, सब ग्रेन मिलके एक जगह रख रहे हैं, एक साथ बेच रहे हैं, प्रॉफिट आया, मुखिया के पास, मुखिया ने जिसका जितना बड़ा फैमिली, जितना ज्यादा नीड, उस अनुसार डिवाइड कर दिया। ये भी एग्जांपल हो गया एक तरह से कोऑपरेटिव का ही। तो कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है कि ये टाइप ऑफ एसोसिएशन वेयर एवरीवन वर्क्स टुगेदर एंड द प्रॉफिट दे गेट आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वर्क डन। तो कोऑपरेटिव समझ गया। और फिलोसफर अभी हम लोग डिस्कस किया, आइडिया ऑफ सोशलिज्म क्लियर होगा। सोशलिज्म क्या होता है क्लियर हो गया। चार पर्सनैलिटीज का नाम मैंने लिया था। पहला, उसमें से दो कोऑपरेटिव्स की बात करते थे, वो कौन थे? तो वो एक थे लुइस ब्लैक और एक थे रॉबर्टन। लुइस ब्लैक, रॉबर्टन, लुइस ब्लैक टॉक्स अबाउट कोऑपरेटिव। और फिर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल की बात किया था मैंने। तो चलो अब रॉबर्टन और लुइस ब्लैक से शुरुआत करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में जब ये वीडियो आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में वी विल डिस्कस अबाउट रॉबर्टन एंड लुइस ब्लैक, आइडियाज ऑफ रॉबर्टन एंड लुइस ब्लैक। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्टन और लुइस ब्लैक। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, रॉबर्टन जो था, रॉबर्टन और लुइस ब्लैक, सबसे पहले डिफरेंट विजन ऑफ फ्यूचर। जो सोशलिज्म फैलने के बाद कई सारे ये लोग के कौन थे? ये लोग सोशलिस्ट थे। और कुछ लोग, सोशलिज्म जब फैला तो कुछ सोशलिस्ट अलग अलग चीज़ों पे थाउट करना शुरू हुए। तो इस चीज थाउट के प्रोसेस में दो सोशलिस्ट आए। पहला आया रॉबर्टन। रॉबर्टन जो था ये कोऑपरेटिव्स की बात करता था, ही टॉक्स अबाउट कोऑपरेटिव्स। तो रॉबर्टन 1771 से 1758, बड़ा लंबा लाइफ स्पैन है। तो रॉबर्टन टॉक्स अबाउट कोऑपरेटिव। ये इंडियाना यूएसए में ही साउथ टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव। तो ये बेसिकली, इतना छोड़ो रहने दो, ये बेसिकली कोऑपरेटिव चाहता था। रॉबर्टन बिलीव्स इन कोऑपरेटिव, आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव दिया रॉबर्टन यूरोप में। ठीक है, लेकिन तब इस लुइस ब्लैक ने क्या किया? तो लुइस ब्लैक जो था, लुइस ब्लैक he added one thing, government support. ठीक है, तो रॉबर्टन गेव द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव एंड लुइस ब्लैक एडेड गवर्नमेंट सपोर्ट। तो रॉबर्टन ने बोला कि कोऑपरेटिव के थ्रू वर्क करना चाहिए, कलेक्टिव वर्क करना चाहिए, थ्रू कलेक्टिव इंडिविजुअल इनिशिएटिव वर्क होना चाहिए। लेकिन ये बोला कि गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड encourage the formation of cooperative in order to replace the in order to replace private enterprises. It is government which is needed to give support to cooperative. ये लुइस ब्लैक कहते हैं, गवर्नमेंट को कॉपरेटिव्स को फैसिलिटेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कॉपरेटिव को। तो उम्मीद है रॉबर्टन और लुइस ब्लैक के थाउट क्लियर है। इतना इसमें कुछ करना ही नहीं है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमको समझ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली हमको समझ आ जाएगा कि क्या एक्चुअली ये कहना चाहते हैं। लेकिन वो मतलब एक्चुअल लाइन क्या लिखना है हमको एग्जाम में। आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू व्हाट यू हैव टू राइट इन एग्जाम। बस इतना समझो कि व्हाट आर द थाउट्स ऑफ देयर। ही बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, he believes in the idea of cooperative and he believes in government support। ये बोला कि ठीक है, cooperative plus government support। तो ये हो गया रॉबर्टन और लुइस ब्लैक की कहानी। अब हम लोग कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के थाउट पे जाएंगे और उसके बाद कुछ इंटरनेशनल, उसके बाद हम देखेंगे कि सोशलिज्म कैसे फैला। अब कोई भी चीज अगर फैलता है तो उसके नाम पे पार्टीज बनती है। तो हम लोग देखेंगे कि सोशलिस्ट, कई सारे सोशलिस्ट पार्टी बन रहे हैं पूरे यूरोप में, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स डू वन थिंग। आई हैव ऑब्जर्व कि द वीडियो हैज क्रॉस्ड 20 मिनट्स, सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। तो पहले जो हम लोग बनाए थे, पहले क्या किए थे हम लोग
कि हम लोगों ने चैप्टर को 2 भाग में बांटा था, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो हमने ये आज सोचा था सोशलिज्म इन यूरोप वाला पार्ट कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन अब एक और पार्ट जिसमें हम लोग कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल की आइडियोलॉजी को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी बना था, डिफरेंट सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी पूरे दुनिया में बना। इस चैप्टर, इस सेगमेंट में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसको एक बार हम शॉर्ट सा नैप रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद चेंज का जो है डिमांड आने लगा। उसके बाद वी हैड डिस्कस्ड कि चेंज का डिमांड आने लगा तो रेडिकल, कंजर्वेटिव, लिबरल 3 टाइप के लोग थे हु स्टार्टेड डिमांडिंग द चेंज। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पहले तो चेंज का डिमांड को हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह आइडिया ऑफ सोशलिज्म पूरे यूरोप में फैला। उससे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ रसिया में। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कई सारे प्रॉब्लम्स आए, वेजेस प्रॉब्लम, सैनिटेशन प्रॉब्लम। आई हैव रिपीटेड दिस पॉइंट मैनी टाइम इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल एज इन दिस वीडियो, सो उम्मीद करता हूँ याद ही हो गया हो। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म का आइडिया कैसे फैला, और फाइनली हमने देखा कि 4 जो फिलोसफर्स थे उनके आइडियाज़ दिए गए हैं इस बुक में। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट रॉबर्ट और लुइस ब्लैक। अब इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल and also about the different socialist party which are going to which are formed in at that time all over the Europe. जर्मनी में एक पार्टी बना SPD, एक पार्टी इंग्लैंड में बना लेबर पार्टी, इंग्लैंड में 1905 वगैरह में बना था, 1905 में ही बना था। एक पार्टी हमारा सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में बना था, एक सेकेंड इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल बॉडी बना। तो यही बस डिस्कस करना है। और उसके बाद हम लोग रशियन रेवोल्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे विद जार निकोलस, ब्लडी संडे क्या होता है, डिफरेंट वी हैव मेनी टॉपिक्स टू डिस्कस, अक्टूबर रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।